नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया सुपर 8 का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से वेस्टइंडीज की ओर से शे होप और ब्रैंडन किंग ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर केशव महाराज। उनके सामने थे वेस्टइंडीज के खतरनाक सलामी बल्लेबाज शाई होप और ब्रैंडन किंग। ओवर की पहली ही गेंद महाराज ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डाली, जिसे ब्रैंडन किंग ने बैकफुट पर जाकर सीधे कवर फील्डर की तरफ खेला। कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर महाराज ने थोड़ा और हवा में गेंद को उछाला, जिस पर किंग ने मिड ऑन की तरफ खेलकर अपना खाता खोला और एक रन लिया। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ तीसरी गेंद से। शाई होप ने महाराज की थोड़ी छोटी गेंद को जल्दी भांप लिया और पीछे हटते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड्डी एच दिया। इस प्रहार ने साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। चौथी गेंद पर महाराज ने फिर से गेंद को फ्लाइट दी, लेकिन होप आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने जगह बनाई और कवर के ऊपर से एक शानदार चौका निकाल दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर तेजी से निकल गई। पांचवी गेंद महाराज ने थोड़ी धीमी और बाहर की तरफ फेंकी, जिस पर होप ने कोई रिस्क नहीं लिया और गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया। लेकिन ओवर का अंत अब भी बाकी था। आखिरी गेंद पर शाई होप ने महाराज के कदमों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से दूसरा छक्का जड़ दिया। केशव महाराज के इस पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज ने 17 रन कूट डाले, जिसमें शाई होप ने 2 शानदार छक्के और एक चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के गेंदबाज मार्को यानसन। सामने थे ब्रैंडन किंग, जो पहली ही गेंद से आक्रामक मूड में लग रहे थे। यानसन ने पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, जिसे किंग ने सम्मान देते हुए डिफेंड कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर किंग ने अपनी क्लास दिखाई और यानसन की लेंथ बॉल को मिड ऑन की तरफ गैप में धकेलकर एक शानदार चौका बटोर लिया। यानसन ने तीसरी गेंद पर वापसी की कोशिश की और किंग को अपनी रफ्तार से पूरी तरह बीट कर दिया। चौथी गेंद पर किंग ने यानसन की लाइन को भांप लिया और पैड्स पर आती गेंद को बड़ी नजाकत से फ्लिक करते हुए बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। यानसन ने इसके बाद एक बाउंसर से बल्लेबाज को डराने की कोशिश की, लेकिन किंग ने उसे भी लपेट लिया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कीपर के ऊपर से निकल गई और वेस्टइंडीज के खाते में एक और चौका जुड़ गया। ओवर की आखिरी गेंद पर यानसन ने अपनी लाइन सुधारी, लेकिन तब तक किंग अपना काम कर चुके थे। इस ओवर से पूरे 12 रन आए और वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना दबदबा कायम कर लिया है। साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज के इस रोमांचक मुकाबले में तीसरा ओवर किसी ड्रामा से कम नहीं रहा। कगिसो रबाड़ा ने गेंद थामी और मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रबाड़ा ने वो कर दिखाया जिसका साउथ अफ्रीका को बेसब्री से इंतजार था। शाई होप, जो पिछले ओवर में कहर बरपा रहे थे, रबाड़ा की एक्स्ट्रा बाउंस और बाहर निकलती गेंद पर गच्चा खा गए। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक ने कोई गलती नहीं की। शाई होप की तूफानी पारी का अंत हुआ और वेस्टइंडीज को लगा बहुत बड़ा झटका। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए। रबाड़ा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। हेटमायर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। मिड ऑन पर कॉर्बिन बॉश ने कैच का मौका बनाया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और हेटमायर को जीवन दान के साथ 2 रन मिल गए। लेकिन रबाड़ा आज रुकने वाले नहीं थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हेटमायर को अपने जाल में फंसा ही लिया। रबाड़ा ने लेंथ छोटी की और हेटमायर ने पुल शॉट खेलने की गलती कर दी। मिड विकेट पर खड़े केशव महाराज ने एक शानदार कैच लपका और हेटमायर को पवेलियन की राह दिखा दी। एक ही ओवर में रबाड़ा ने 2 बड़े विकेट झटक कर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। ओवर की आखिरी गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। इस ओवर ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया है। इस महामुकाबले का चौथा ओवर किसी भयानक चक्रवात से कम नहीं था। लुंगी एनगिडी गेंद थामने आए और उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। ओवर की शुरुआत रोमांचक रही। पहली गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने चालाकी से सिंगल लिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सेट बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने एनगिडी की अगली 2 गेंदों पर रौद्र रूप धारण करते हुए बैक टू बैक 2 कड़क चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था मानो किंग आज अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के इरादे से आए हैं, लेकिन तभी एनगिडी ने अपनी रणनीति बदली। चौथी गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फंसाई। किंग डिफेंस करने के चक्कर में गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई सीधे कीपर क्विंटन डीकॉक के दस्तानों में समा गई।
ब्रैंडन किंग की 21 रनों की जुझारू पारी का दर्दनाक अंत हुआ और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अभी वेस्टइंडीज इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि आखिरी गेंद पर एनगिडी ने एक और घातक वार किया। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रोस्टन चेज को एनगिडी की रफ्तार समझ ही नहीं आई। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। क्लीन बोल्ड एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटक कर लुंगी एनगिडी ने वेस्टइंडीज को घुटनों पर ला दिया है। जो टीम कुछ देर पहले हावी दिख रही थी वो अब पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है। रबाड़ा के बाद अब एनगिडी के इस कातिलाना स्पेल ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया है। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में 5वें ओवर का रोमांच शुरू हुआ। कगिसो रबाड़ा एक बार फिर गेंद थामे नजर आए और उनकी निगाहें वेस्टइंडीज के बचे कुचे हौसलों को पस्त करने पर थीं। पारी का 5वां ओवर और रबाड़ा की पहली ही गेंद उन्होंने फुलर लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे कप्तान रोवमैन पॉवेल ने सावधानी से ऑफ साइड में धकेला और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। रबाड़ा की गेंदों में वो खौफनाक धार अभी भी बरकरार थी जो पिछले ओवरों में दिख रही थी। अब स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड। रबाड़ा ने अगली गेंद सटीक लाइन पर रखी। रदरफोर्ड ने गेंद की लाइन में आकर उसे सम्मान दिया और ऑफ साइड में डिफेंड किया। कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने लेंथ को थोड़ा छोटा किया, जिस पर रदरफोर्ड ने अपने पैर चलाए और बैकफुट पर जाकर गैप में शानदार पंच किया। बल्लेबाजों ने अपनी फुर्ती दिखाई और देखते ही देखते 2 रन चुरा लिए, लेकिन रबाड़ा ने हार नहीं मानी। अगली गेंद फिर से उसी कसी हुई लेंथ पर और रदरफोर्ड ने उसे वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया। 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड ने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में मोड़ा और 1 रन लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर रोवमैन पॉवेल स्ट्राइक पर थे। रबाड़ा ने ओवर का अंत एक सधी हुई डिलीवरी से किया, जिस पर पॉवेल कोई रन नहीं बना सके। रबाड़ा ने इस ओवर में वेस्टइंडीज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। भले ही इस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन रबाड़ा की किफायती गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज पर दबाव के घेरे को और ज्यादा कस दिया है। छठे ओवर का यह रोमांचक खेल किसी उतार चढ़ाव भरी कहानी से कम नहीं था। मार्को यानसन एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात थे और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में जुटे थे। यानसन ने ओवर की शुरुआत बेहद सधी हुई गेंदबाजी के साथ की। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड को अपनी ऑफ स्टंप की सटीक लाइन से बांधे रखा। रदरफोर्ड ने बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक तरीके से खेला, लेकिन गेंद को गैप में भेजने में नाकाम रहे। इन 2 डॉट गेंदों ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का दबदबा साबित कर दिया। तीसरी गेंद पर मैच में एक बड़ा मोड़ आया। यानसन ने गुड लेंथ पर गेंद पटकी, जिस पर रदरफोर्ड ने शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। लुंगी एनगिडी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ऊपर की तरफ छलांग लगाई। उन्होंने गेंद को छू तो लिया, लेकिन उसे थाम नहीं पाए और इसी तरह रदरफोर्ड को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। जीवनदान मिलने के बाद अगली 2 गेंदों पर रोवमैन पॉवेल ने सावधानी बरती। यानसन की फुल लेंथ और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को पॉवेल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन फील्डर को पार नहीं कर पाए। लेकिन ओवर का अंत धमाके के साथ होना बाकी था। आखिरी गेंद पर यानसन अपनी लाइन से थोड़ा भटक गए और पॉवेल ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस शानदार चौके के साथ वेस्टइंडीज ने ओवर का अंत किया और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। पारी का 7वां ओवर शुरू होने से पहले अगर हम स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो पावर प्ले खत्म होने तक वेस्टइंडीज की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने 52 रन तो बना लिए थे, लेकिन अपने 4 मुख्य बल्लेबाज गंवा दिए थे। साउथ अफ्रीका के घातक कत्लेआम के बाद अब बारी थी 7वें ओवर की, जहां एक बार फिर पूरा तख्ता पलट गया। इस ओवर की कमान संभाली कोर्बिन बॉश ने। पहली ही गेंद उन्होंने अच्छी लंबाई पर डाली, जिसे शेरफेन रदरफोर्ड ने बड्ढी चतुराई से कट किया और तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड ने अपना रौद्र रूप दिखाया और बॉश की पटकी हुई गेंद को पहले ही भांप लिया। उन्होंने घूमते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड्डाच दिया। स्टेडियम गूंज उठा था और ऐसा लगा मानो वेस्टइंडीज वापसी कर रहा है। लेकिन अगली ही गेंद पर बॉश ने ऐसा पासा पलटा कि सब दंग रह गए। उन्होंने एक बार फिर वही लंबाई रखी, लेकिन इस बार अतिरिक्त उछाल ने रदरफोर्ड को पूरी तरह चकमा दे दिया। रदरफोर्ड ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में खडीडी हो गई। साउथ अफ्रीकन कीपर क्विंटन डी कॉक ने बिना किसी गलती के एक आसान कैच लपका और इस तरह रदरफोर्ड की पारी का क्रूर अंत हो गया। वेस्टइंडीज ने अपनी आधी टीम गंवा दी थी। इस झटके के बाद नए बल्लेबाज जेसन होल्डर क्रीज पर आए। बॉश ने उन पर दबाव बनाए रखा और अगली तीनों गेंदें बेहद सटीक लाइन और लेंथ पर डाली। होल्डर ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एक भी रन नहीं निकाल सके। इस ओवर ने वेस्टइंडीज की कमर पूरी तरह तोड़ दी और साउथ अफ्रीका ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। 8वें ओवर का खेल शुरू हुआ और वेस्टइंडीज की टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। गेंद केशव महाराज के हाथों में थी और सामने थे कप्तान रोवमैन पॉवेल। ओवर की पहली गेंद पर महाराज ने अपनी आर्म डिलीवरी से पॉवेल को छकाया। पॉवेल ने पीछे हटकर कवर पॉइंट की दिशा में पंच तो किया, लेकिन कोई रन नहीं मिल सका।
दूसरी गेंद महाराज ने मिडिल और लेग स्टंप पर टॉस अप की, जिस पर पॉवेल ने झुककर गेंद को मिड ऑन की तरफ धकेला और 1 रन लेकर स्ट्राइक जेसन होल्डर को सौंप दी। होल्डर ने भी क्रीज पर आते ही महाराज की फ्लाइटेड डिलीवरी को लेग स्टंप की लाइन से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और 1 रन चुरा लिया। दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन होल्डर अब बड़े शॉट की फिराक में थे। चौथी गेंद पर पॉवेल ने फिर से स्ट्राइक रोटेट की और लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन लेकर होल्डर को सामने ले आए। पांचवी गेंद पर जेसन होल्डर ने अपने लंबे हाथों का पूरा फायदा उठाया। महाराज ने गेंद थोड़ी फुल डाल दी और होल्डर के लिए यह बिल्कुल स्लॉट में थी। होल्डर ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड्डी एच दिया। इस बेहतरीन शॉट ने वेस्टइंडीज के खेमे में थोड़ी जान फूंक दी। ओवर की आखिरी गेंद पर होल्डर ने महाराज की डिलीवरी को डीप मिड विकेट की तरफ धकेला और 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। महाराज का यह ओवर वेस्टइंडीज के लिए राहत भरा रहा, जहां से उन्होंने कुल 10 रन बटोरे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका अब भी मैच पर हावी था। 9वें ओवर का खेल शुरू हुआ और लुंगी एनगिडी एक बार फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए काल बनकर सामने आए। इस ओवर में एनगिडी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की उम्मीदों का पूरी तरह तख्ता पलट कर दिया। ओवर की पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने सूझबूझ दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड में धकेलकर 1 रन चुरा लिया। लेकिन असली धमाका दूसरी गेंद पर होना बाकी था। एनगिडी ने गेंद की लंबाई थोड़ी छोटी रखी और उसे ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा। कप्तान रोवमैन पॉवेल ने गेंद की चौड़ाई देखी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन गेंद को नीचे रखने में नाकाम रहे। कवर पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने पीछे की तरफ झुकते हुए एक बेहतरीन कैच लपका और पॉवेल की पारी का क्रूर अंत कर दिया। एनगिडी ने अपना तीसरा शिकार कर लिया था और वेस्टइंडीज की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज मैथ्यू फोर्ड क्रीज पर आए। एनगिडी ने उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। तीसरी गेंद पर फोर्ड ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार और उछाल से पूरी तरह चकमा खा गए। चौथी गेंद पर फोर्ड ने किसी तरह बल्ले का मुंह खोला और कवर की दिशा में खेलकर 1 रन बटोरा। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एनगिडी ने जेसन होल्डर को पूरी तरह बांधे रखा। 5वीं गेंद पर होल्डर ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई। आखिरी गेंद पर भी होल्डर रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर हुए। एनगिडी के इस कातिलाना स्पेल ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम में कत्लेआम मचा दिया है। कप्तान का विकेट गिरते ही अब वेस्टइंडीज की हार लगभग तय नजर आ रही थी। 10वें ओवर का रोमांच जब शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज की टीम संघर्ष कर रही थी और मार्को यानसन अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को डराने के लिए तैयार थे। क्रीज पर मैथ्यू फोर्ड मौजूद थे, जो यानसन की चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस चुके थे। पहली गेंद पर यानसन ने फोर्ड को अपनी गति और सटीक लाइन से छकाया। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छकाती हुई निकल गई। दूसरी गेंद पर फोर्ड ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और यानसन की लेंथ को जल्दी भांपते हुए मिड ऑन की दिशा में एक जोरदार चौका जड्डी डीडीएच दिया। इस शॉट ने यानसन के तेवर थोड़े कड्डी डीढ़े कर दिए थे। तीसरी गेंद पर यानसन ने वापसी की और फोर्ड को एक बार फिर अपनी धारदार डिलीवरी से बीट किया, लेकिन असली ड्रामा चौथी गेंद पर देखने को मिला। यानसन ने गेंद थोड़ी छोटी फेंकी और फोर्ड ने पूरे अधिकार के साथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर गिरते ही मैदान का माहौल एकदम गर्मा गया। जैसे ही फोर्ड ने यह छक्का मारा, मार्को यानसन और मैथ्यू फोर्ड के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यानसन अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और इस छक्के के बाद उन्होंने फोर्ड की तरफ बढ़कर कुछ तीखे शब्द कहे। फोर्ड ने भी पीछे हटने के बजाय यानसन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह गर्मी साफ नजर आ रही थी और ऐसा लगा मानो मैदान पर जंग छिड़ गई हो। अंपायर को बीच बचाव के लिए स्थिति को संभालना पड़ेगा। इस तनातनी के बाद यानसन ने अगली गेंद फिर से पटकी, लेकिन फोर्ड ने सावधानी से उसे डिफेंड किया। ओवर की आखिरी गेंद यानसन ने एक तेज बाउंसर डाली, जिसे फोर्ड ने सम्मान देते हुए डक कर दिया। इस ओवर ने न सिर्फ रनों की बारिश दिखाई, बल्कि खिलाड़ियों के बीच के उस प्रतिशोध को भी उजागर किया जो मैच को और भी रोमांचक बना रहा था। वेस्टइंडीज की टीम भले ही बैकफुट पर थी, लेकिन इस ओवर के ड्रामे ने साबित कर दिया था कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। 11वें ओवर में कोरबिन बॉश ने खेल पूरी तरह पलटकर रख दिया था। मैथ्यू फोर्ड ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और रयान रिकल्टन ने एक शानदार कैच लपक कर फोर्ड की पारी का अंत कर दिया। वेस्टइंडीज का 7वां विकेट गिर चुका था और टीम मुश्किल में थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड आए और बॉश ने उनका स्वागत एक डरावनी बाउंसर के साथ किया, जो सीधे उनके कंधे पर जाकर लगी थी। 12वें ओवर में कगिसो रबाडा ने अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। शेफर्ड और होल्डर रबाडा की रफ्तार और उछाल के सामने केवल सिंगल ही ले पा रहे थे और ओवर की समाप्ति पर स्कोर 90 रन पर 7 विकेट था।
13वें ओवर में केशव महाराज एक बार फिर अपनी फिरकी का जाल लेकर आए। जेसन होल्डर ने सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की और ओवर की 5वीं गेंद पर एक लकी चौका बटोरा, जिससे टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा था। 14वें ओवर में वेस्टइंडीज ने काउंटर अटैक शुरू किया। लुंगी एनगिडी की गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में होल्डर ने भी पॉइंट की दिशा में अपनी क्लास दिखाते हुए शानदार चौका निकाला था। 15वें ओवर में महाराज वापस आए, लेकिन इस बार शेफर्ड ने उन्हें नहीं बख्शा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़कर महाराज के आंकड़े बिगाड़ दिए थे। 16वें ओवर में कॉर्बिन बॉश एक बार फिर गेंदबाजी पर आए, लेकिन शेफर्ड अब सेट हो चुके थे। उन्होंने बॉश की शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट के पार छक्के के लिए भेज दिया और अगली कुछ गेंदों पर कड़ा प्रहार करते हुए टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाया। 17वें ओवर में कगिसो रबाडा ने वापसी की कोशिश की, लेकिन शेफर्ड ने उनकी धीमी गेंद को पहले ही भांप लिया और उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। इसी शॉट के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने एक रिव्यू भी गंवा दिया था। 18वां ओवर मैच का सबसे विस्फोटक ओवर साबित हुआ, जहां जेसन होल्डर ने मार्को यानसन की बेरहमी से धुलाई की। होल्डर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के और 2 कड़क चौके जड़े और इस ओवर से कुल 23 रन बटोरकर विंडीज को मुकाबले में वापस ला दिया था। 19वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने अपनी चतुराई दिखाई और अपनी ऑफ कटर गेंदों से वेस्टइंडीज की रन गति पर लगाम लगा दी। शेफर्ड और होल्डर उनकी धीमी गेंदों पर बड़े शॉट मारने के लिए तरसते नजर आए और इस ओवर में केवल 5 रन ही बन सके थे। आखिरी ओवर का रोमांच चरम पर था और कॉर्बिन बॉश के हाथ में गेंद थी। पहली 3 गेंदों पर केवल सिंगल आए, लेकिन 5वीं गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। जेसन होल्डर बाई का रन चुराने के चक्कर में नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए और मात्र 1 रन से अपनी 50 चूक गए। होल्डर ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने अपनी ताकत दिखाई और फाइन लेग पर चौका जड़कर अपनी शानदार 50 पूरी की। इस तरह वेस्टइंडीज ने 176 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 177 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। छठे ओवर में शमर जोसेफ गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने उनकी जमकर क्लास ली। पहली गेंद डॉट रहने के बाद डी कॉक ने जोसेफ की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई और कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका बटोर लिया। जोसेफ दबाव में दिखे और 5वीं गेंद फिर से लेग स्टंप पर डाल दी, जिसे डी कॉक ने अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद डॉट रही, लेकिन इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 69 पहुंच गया। एडन मार्करम 43 और क्विंटन डी कॉक 25 रन पर खेल रहे थे। 7वें ओवर में गुडाकेश मोती ने गेंद संभाली और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। एडन मार्करम ने ओवर की पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलकर 2 रन बटोरे और अगली गेंद पर सिंगल लेकर डी कॉक को स्ट्राइक दी। क्विंटन डी कॉक ने तीसरी गेंद पर मोती की गलती का पूरा फायदा उठाया और एक ऊंची फुल टॉस गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर डी कॉक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी थी कि वह डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। मोती के इस महंगे ओवर से कुल 15 रन आए। 8वें ओवर में रोस्टन चेस ने मोर्चा संभाला और दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की। पहली गेंद पर मार्करम ने सावधानी दिखाई और कोई रन नहीं लिया, जबकि दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डी कॉक को दी। अगली 2 गेंदों पर क्विंटन डी कॉक ने रौद्र रूप धारण किया। चेस की छोटी गेंद पर डी कॉक ने मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ा और अगली ही गेंद को डीप काउ कॉर्नर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि डी कॉक अपनी 50 की ओर तेजी से बरच रहे हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा उलटफेर हुआ। रोस्टन चेस ने डी कॉक को फंसाया और जेसन होल्डर ने एक सुरक्षित कैच लपककर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। क्विंटन डी कॉक 47 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को 95 के स्कोर पर पहला झटका लगा। 10वें ओवर में रोस्टन चेस ने कसी हुई गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब मार्कराम ने मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर दूसरे रन के लिए कॉल किया, लेकिन बीच रास्ते से ही मना कर दिया। हेटमायर का थ्रो सटीक न होने की वजह से रिकल्टन रन आउट होने से बाल बच गए। पूरे ओवर में चेस ने अपनी लाइन लेंथ बरकरार रखी और मार्कराम व रिकल्टन केवल सिंगल ही बटोर सके। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई और दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर खेलते हुए 5 रन जोड़ दे। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 109 पर एक विकेट रहा, जहां एडन मार्कराम 54 और रेयान रिकल्टन 7 रन पर खेल रहे थे। 11वें ओवर में जेसन होल्डर ने कसी हुई गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। पहली गेंद पर मार्कराम ने शॉर्ट थर्ड की ओर शॉट खेला, लेकिन कोई रन नहीं मिला। वहीं अगली गेंद पर उन्होंने धीमी गति को भांपते हुए मिड विकेट की तरफ 1 रन बटोरा।
तीसरी गेंद पर रिकल्टन पूरी तरह बीट हुए, लेकिन चौथी गेंद शॉर्ट थी जिस पर रिकल्टन ने जबरदस्त प्रहार किया और गेंद को पॉइंट की दिशा में चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। पांचवीं गेंद पर रिकल्टन ने 2 रन चुराए और होल्डर ने स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारकर उन्हें आउट करने की कोशिश भी की। ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर रिकल्टन ने स्ट्राइक अपने पास रखी। इस ओवर से कुल 8 रन आए। 12वें ओवर में रोस्टन चेस एक बार फिर आक्रमण पर आए, लेकिन रयान रिकल्टन ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा। पहली 2 गेंदों पर रिकल्टन और मार्करम ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ओवर की तीसरी गेंद चेस ने थोड़ी छोटी फेंकी और रिकल्टन ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट स्टैंड्स में एक कड़क छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से सिंगल आया, लेकिन पांचवीं गेंद पर वेस्टइंडीज के पास एक सुनहरा मौका था। मार्करम ने एक लो फुल टॉस को सीधे गेंदबाज की तरफ हिट किया। गेंद रोस्टन चेस के हाथ को छूकर निकल गई और एक मुश्किल कैच छूट गया। मार्करम को एक बड़ा जीवनदान मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर रिकल्टन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास रखी। इस ओवर से कुल 11 रन आए और मार्करम का विकेट लेने का मौका विंडीज के हाथ से निकल गया। 13वें ओवर में शमर जोसेफ वापस आए और रयान रिकल्टन ने उन पर अपना आक्रमण जारी रखा। पहली 2 गेंदों पर रिकल्टन और मार्करम ने दौड़कर सिंगल ली और स्ट्राइक रोटेट की। ओवर की तीसरी गेंद जोसेफ ने थोड़ी धीमी और शॉर्ट फेंकी, जिस पर रिकल्टन ने गजब का नियंत्रण दिखाया और कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। अगली 3 गेंदों पर जोसेफ ने वापसी की कोशिश की, लेकिन रिकल्टन और मार्करम ने सूझबूझ दिखाई और सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। रिकल्टन अब बाउंड्री खोजने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे, जबकि मार्करम स्ट्राइक रोटेट कर उनका साथ दे रहे थे। इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका ने कुल 9 रन बटोरे। 13 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 137 रन पर एक विकेट रहा। रयान रिकल्टन 30 और एडन मार्करम 59 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। 14वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांधे रखा। पहली गेंद पर रिकल्टन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक मार्करम को दी। अगली 2 गेंदों पर फोर्ड ने मार्करम को कोई रन नहीं बनाने दिया और दबाव बनाया। चौथी गेंद पर मार्करम ने सूझबूझ दिखाई और खाली जगह ढूंढकर 2 रन चुरा लिए। 5वीं और 6ठी गेंद पर भी सिर्फ सिंगल ही आ सके और विंडीज ने इस ओवर में बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर से कुल 5 रन आए। 14 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 142 रन पर एक विकेट रहा। 16वें ओवर में गुड़ाकेश मोती गेंदबाजी के लिए आए और रयान रिकल्टन ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। अगली गेंद मोती ने मार्करम को फ्लाइटेड डाली, जिस पर उन्होंने कवर्स की दिशा में खेलकर 1 रन बटोरा। ओवर की तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। मोती ने अगली 2 गेंदों पर वापसी की और बल्लेबाजों को केवल सिंगल लेने पर मजबूर किया। दक्षिण अफ्रीका अब जीत की दहलीज पर नजर आ रहा था। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर दक्षिण अफ्रीका ने धमाकेदार जीत दर्ज की। जेसन होल्डर ने एक फुल टॉस गेंद डाली, जिसे एडन मार्करम ने सीधे सामने की तरफ चौके के लिए भेज दिया। इस बाउंड्री के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया और टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। टीम की इस शानदार जीत से डगआउट में खुशी का माहौल छा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की टीम सेमीफाइनल खेल पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।